रेडी? स्टार्ट करेंगे हम आज का अपना लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने पॉक्सो एक्ट का चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कल जो हमने पढ़ा था चैप्टर 3 एंड 4 जो हमने कंप्लीट कर लिया, और आज हमें स्टार्ट करना है पॉक्सो एक्ट का चैप्टर 5। ठीक है, जो चैप्टर 5 है वो थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब जो चैप्टर स्टार्ट होंगे पॉक्सो एक्ट के, चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बनते हैं आपके। ठीक है, तो अब जो सेक्शन स्टार्ट होने वाली है वो थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ना है आपको। तो पॉक्सो एक्ट चैप्टर 5 जो है वो बात करता है मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया के बारे में। प्रोसीजर बताया गया है इस चैप्टर में कि प्रोसीजर जो है फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस कैसा रहेगा। क्या बच्चा भी कोई केस फाइल कर सकता है? बच्चे के अगेंस्ट क्या केस फाइल किया जा सकता है? झूठा केस अगर कोई फाइल करता है तो कितना दंड मिलेगा, है ना? ये सब सेक्शंस जो है इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और ये जो चैप्टर 5 है आपका रिपोर्ट प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, ये स्टार्ट होता है सेक्शन 19 से और चलता है सेक्शन 23 तक। ठीक है, तो सेक्शन 19 से सेक्शन 23 तक आपके इसमें जो है टोटल चैप्टर्स कवर होंगे। तो चलिए जल्दी से बेयर एक्ट प्रोविजंस जो है हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी अपने अपने बेयर एक्ट जो है अपने साथ रखिए। ये देखिए चैप्टर 19। चैप्टर 19 जो है ये बात कर रहा है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, राइट? तो सबसे पहली सेक्शन जो है वो है आपकी सेक्शन 19। सेक्शन 19 में क्या बताया गया है? रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, सेक्शन 19 जो है वो बात करती है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस की, यानी कि अपराधों की रिपोर्ट करना। तो इसमें क्या बताया गया देखिए, पढ़ते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, any person including the child who has apprehension that an offense under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offense has been committed, he shall provide such information to SGPU and local police। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पर्सन, इवन कोई बालक भी, पर्सन में यहाँ पे बालक भी इंक्लूडेड है, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई बालक हो, जिसको रीजनेबल एप्रीहेंशन इस बात का हो चुका है कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई जो ऑफेंस है वो कमिट होने वाला है, या उसको नॉलेज है इस चीज का कि कोई ऑफेंस कमिट हो चुका है, तो ऐसे ऑफेंस के बारे में वो किसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? एसजेपीयू यानी कि स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जो जेजे एक्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा था, और लोकल पुलिस को। तो लोकल पुलिस को और एसडीपीयू को क्या करना है? इंफॉर्मेशन देना है ऐसे हर व्यक्ति को जिसमें बच्चा भी शामिल है, जिसको इस बात का एप्रीहेंशन हो चुका है कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है या ऑफेंस कमिट हो गया है। ठीक है ना, ये सब सेक्शन 1 है इसकी 19 की। हिंदी में भी देख लेते हैं। अपराधों की रिपोर्ट करना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा किसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट को और स्थानीय पुलिस को। ठीक है, तो सीआरपीसी में मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ भी लिखा हो, वो कह रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है और क्या नहीं है ना? सीआरपीसी में कोई भी प्रोविजन हो, अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी बालक को, बच्चे को भी, मीन जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ईयर है, उसको अगर ये आशंका है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध होने वाला है या कोई अपराध हो चुका है, तो इसकी क्या करना है? इंफॉर्मेशन देना है, सूचना देना है। किसको देना है भाई? विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, जो जेजे एक्ट के अंतर्गत है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत है, और या फिर स्थानीय पुलिस को देनी है। ठीक है, अब देखते हैं सब सेक्शन 2 इसकी। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग की ही बात हो रही। सेक्शन 19 में अपराधों की रिपोर्ट करना ही बता रहा है, तो कैसे कैसे रिपोर्ट कर सकते थे, ये पहला हो गया। अब सब सेक्शन 2 में देखिए क्या बताया गया है। एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 शैल। अब जो रिपोर्ट की बात की गई है, जो सेक्शन 1 में रिपोर्ट करना है, उसका तरीका बताया गया है सब सेक्शन 2 में कि वो रिपोर्ट किस किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, तो कैसे कैसे की जा सकती है वो रिपोर्ट? पहला है ascribed an entry number and recorded in writing। ठीक है, secondly we read over to the informant।
C shall be entered in a book to be kept by the पुलिस यूनिट। तो क्या क्या किया जाएगा, रिटन में लिखी जाएगी, नंबर डाला जाएगा, है ना, उसको जिसने इंफॉर्मेशन लिखी दी है उसको पढ़कर सुनाई जाएगी। ठीक है, तो उपधारा 1 के अधीन जो रिपोर्ट दी गई है वो एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी और लेखबद्ध की जाएगी, नहीं उसको लिखा जाएगा और उसकी एक नंबर दे दी जाएगी, आपकी रिपोर्ट नंबर ये है। फिर सूचना उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाई जाएगी जिसने सूचना दी है। पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट की जाएगी। जो रिपोर्ट आप लिखवाने गए हैं उसको, जो उनका रजिस्टर रहता है उसमें क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक द्वारा दी जाती है, कोई चाइल्ड रिपोर्ट लिखवाने गया है यानी कि उसकी आयु 18 ईयर्स से कम है, उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे बालक अभिलिखित की जा रही अंतर वस्तुओं को समझ सकेगा। अब अगर कोई बच्चा रिपोर्ट लिखवाने आया है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉ की क्लिष्ट शब्द डाल दो, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिख दिया, तो फिर सरल भाषा का यूज किया जाएगा जो उस बच्चे को पढ़कर सुनाई जाए तो समझ में आए कि उसने हाँ भाई उसने क्या रिपोर्ट लिखवाई है। ठीक, ध्यान रखना, जहाँ पर जो रिपोर्ट है वो कोई चाइल्ड अगर दर्ज कराने जाएगा तो वो रिकॉर्डेड की जाएगी इन अ सिंपल लैंग्वेज, ताकि वो उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि उसने क्या कंटेंट लिखवाया है। ठीक है ना। सबसेक्शन 4 बात करती है, इन केस कंटेंट आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द child or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter having such qualification, experience and on payment of such fees as may be prescribed shall provide to the child if he fails to understand the thing। अब वैसे तो सेक्शन 3 में कहा गया है कि भाई सरल भाषा में आपको जो है रिपोर्ट लिखानी है, लेकिन सपोज करिए सरल भाषा में रिपोर्ट नहीं लिख पाई तो क्या होगा, तो यदि बालक द्वारा नहीं समझे जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अभिलिखित की जा रही है या बालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या द्विभाषिया जो ऐसी अहर्ताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए जब कभी आवश्यक समझा जाए उपलब्ध कराया जाएगा। तो फिर क्या कर देंगे कि उस बच्चे के लिए एक ट्रांसलेटर या द्विभाषिया इंटरप्रिटेटर व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा, जो उसको समझा देगा उसकी भाषा में कि देखिए रिपोर्ट में ऐसा ऐसा लिखा है उसकी भाषा में। ठीक है, अगर सरल भाषा में नहीं लिखी गई है रिपोर्ट तो ये जो अनुवादक या द्विभाषिया है ये कैसे आएगा, फीस देनी पड़ेगी इसके लिए। तो बच्चे के जो पक्षकार जो रिपोर्ट लिखवाने गए हैं उनको क्या करना पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। फीस देने के बाद उनको ट्रांसलेटर या इंटरप्रिटेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी सबसेक्शन 4। आगे बढ़ते हैं, इसमें सबसेक्शन 5 भी दी गई है। ये देखिए, अब सबसेक्शन 5 में क्या कहा गया है, व्हेन द एलजीपीयू और लोकल police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangements to give him such care and protection, including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पढ़ा है। मैं मिलती जुलती थोड़ी सी अब जो है धाराएं स्टार्ट होंगी कि क्या कहा गया है इसमें, एक बार हिंदी में भी रीड कर लेते हैं फिर समझते हैं। जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तब रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए, जो किया जाना भी है, रखने की तुरंत व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो अब जहां पर जो रिपोर्ट आई है, सूचना आई है और वहां पर विशेष किशोर पुलिस यूनिट यानी कि एसडीपीओ स्पेशल जुवेनाइल जस्टिस यूनिट और लोकल पुलिस को क्या लगता है, ये समाधान हो जाता है कि हाँ बालक के विरुद्ध अपराध हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और इसको प्रोटेक्शन की देखरेख की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराने के 24 घंटे के अंदर ही उसको क्या करना है, तुरंत व्यवस्था करनी है उसकी
देख रेख करने की, उसको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नीड ऑफ कोई ऐसा चाइल्ड आता है जिसको नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर की जरूरत है, तो उनको ऑब्जर्वेशन होम में रख लिया जाता है ना, और भी प्लेस ऑफ सेफ्टी वगैरह में जहाँ पे भी उचित हो अकॉर्डिंगली रख लिया जाता है। तो यहाँ पर वही बताया है कि शेल्टर होम में उसको रख लेंगे या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में, अगर उसको कोई इंजरी हुई है हॉस्पिटल में रखना है तो वहां रख देंगे। लेकिन यहाँ पर मेंशन क्या है, मेन है टाइम। आपके लिए क्वेश्चन बनेगा तो टाइम से बनेगा, कितने समय के अंदर, विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट के दर्ज कराने के 24 आवर्स के अंदर एसडीपीओ और लोकल पुलिस को क्या करना है, ऐसे बच्चे को नियरेस्ट जो भी शेल्टर होम या हॉस्पिटल है या जो जिसकी भी इस प्रकार की उसको आवश्यकता है वहां पर उसको रख देना है। ठीक, अब है सबसेक्शन 6 इसकी, द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस shall without unnecessary delay but within a period of 24 hours report the matter to the child welfare committee and the special court, or where no special court has been designated, to the court of session, including need of the child for care and protection and step taken in this regard। अब है सबसेक्शन 6 में क्या कह रहे हैं ये, सबसेक्शन 6 में कह रहे हैं कि विशेष पुलिस किशोर पुलिस यूनिट और स्थानीय पुलिस जो है वो अनावश्यक विलंब के बिना तुरंत किंतु 24 घंटे के अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति को या विशेष न्यायालय को, जहां विशेष न्यायालय नहीं है तो सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यक और इस संबंध में किए गए उपाय भी होंगे। तो ये जो प्रोविजन है सबसेक्शन 6 का, ये हम जेजे एक्ट की सेक्शन 27 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मेंशन कर लीजिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की सेक्शन 27 में भी यही प्रावधान है कि जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होता है या जो लोकल पुलिस होती है, जब भी इनके पास कोई ऐसे मैटर्स आते हैं जहाँ किसी बच्चे के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है और उसको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये उस बच्चे को विद इन 24 आवर्स अननेसेसरी डिले किए बिना 24 आवर्स के अंतर्गत उस मैटर को कहाँ भेजेंगे, कमिटी के पास भेजेंगे। जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी बनी हुई है, कहाँ बनी है, सेक्शन 27 में है ना, तो कमिटी ध्यान रखना, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी कहाँ है, सेक्शन 27 जेजे एक्ट में। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास उस मैटर को लेके जाएंगे, या स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल कोर्ट के पास लेकर जाएंगे। अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन, जिस जगह पे कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होती तो फिर वहां कोर्ट ऑफ सेशन के पास ऐसे मैटर को ले जाया जाएगा, और फिर अकॉर्डिंगली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पेशल कोर्ट या सेशन कोर्ट जो है जैसा भी ऑर्डर देगी कि कैसे उस बच्ची को रखना है, कैसे उसको प्रोटेक्शन दिलाना, उस अकॉर्डिंग आगे प्रोसीजर चलेगा। ठीक, तो ध्यान रखना कि जब भी एसडीपी और लोकल पुलिस के पास कोई रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर इनको क्या करना है, इनको वो मैटर को किसके पास भेजना है, या तो कमिटी के पास या तो स्पेशल विशेष न्यायालय के पास, या विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक, अब है सेक्शन 7, नो पर्सन शैल इंक्योर एनी लायबिलिटी whether civil or criminal for giving the information in good faith or the purpose for the purpose of subsection 1। इंपॉर्टेंट है ना, क्या कह रहे हैं कि उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक कोई दायित्व भुगत नहीं होगा। मीन्स इस सेक्शन के अंदर क्या कह रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को पता चलता है कि किसी बच्चे के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, तो उसको क्या करना है, एसडीपीओ और पुलिस यूनिट को इंफॉर्मेशन देना है। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति जो किसी ऑफेंस के बारे में इस सेक्शन के अंतर्गत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उनके खिलाफ कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर उन्होंने गुड फेथ में सद्भावपूर्वक उन्होंने सूचना दी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हमारे आस पड़ोस में हम देख रहे हैं कोई बच्चा और हमें लगा ऐसा, हमने बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया और हमें लगा कि उसके साथ बहुत तो जो है क्रिमिनल बिहेवियर हो रहा है, और गुड फेथ में हमने जो है इन्फॉर्मेशन दी और बाद में पता चला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो निकला, मीन्स बाद में मैटर समझ में आया कि नहीं उसके साथ कोई क्राइम नहीं हो रहा था, उसको जो है डिसिप्लिन में रखने के लिए उसके पेरेंट्स किसी प्रकार की क्रूअल्टी करते थे उसके साथ या समथिंग कुछ भी। तो इस बिहाफ में कि अरे वो कहे कि मानहानि का केस लगा दे, अरे इन्होंने कैसे हमारे ऊपर केस कर दिया, तो ऐसा नहीं हुआ अगर गुड फेथ में किया है तो। लेकिन अगर जानबूझकर किसी व्यक्ति ने किया फंसाने के लिए तो उसके लिए अभी आगे प्रावधान है ना। तो अगर गुड फेथ में किसी ने इंफॉर्मेशन दी है
और बाद में वो इन्फॉर्मेशन सपोज करो सही नहीं निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसने इन्फॉर्मेशन इस सेक्शन के अंतर्गत दी है उसके खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं होगा, ये उपधारा 7 में कहा गया है ना, इसका मतलब ये है। ठीक, तो ये होती है आपकी सेक्शन 19 कंप्लीट। आई थिंक सभी को क्लियर हुआ। हाँ बोलिए। हमें बोल रहे हैं कि मैसेज में आया था चैप्टर 2 के लिए। चैप्टर 2 हो चुका है, वो पुराना मैसेज था, उसको एडिट नहीं कर पाए होंगे। नहीं मैम, आज का मैसेज मतलब देख रहे थे हाँ सुबह हाँ, में वो जो आप। एडिट नहीं कर पाई होंगी मैं, मतलब उसमें चैप्टर 2 था तो पुराना वाला मैसेज फॉरवर्ड कर दिया होगा। वही हमको लगा आप भूल गए। ठीक है नहीं मैम। नहीं नहीं नहीं, हो चुका है चैप्टर 2 और यूट्यूब पे डला है उसका वीडियो, आप वहां से देख सकते हो। ओके मैम, उसका लिंक कैसे मिलेगा? लिंक काय का? पहले वाला जो हुआ है हो गया है। मेरा चैनल है लक्ष्य अकेडमी बाय रुचि जैन, यूट्यूब पे आप सर्च करना लक्ष्य अकेडमी बाय रुचि जैन, तो आपके पास चैनल आ जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में ये वाला एक्ट की प्लेलिस्ट खोलना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो उसमें सारे ठीक है, लेक्चर्स डले हुए हैं अभी तक के जितने हो गए। ठीक ठीक। ओके, चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 20। सेक्शन 20 अब बात करती है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। अब यहाँ पर ऑब्लिगेशन बताई है कि जो मीडिया है, स्टूडियो है, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज की जो संस्थाएं हैं, इनकी बाध्यता है, इनकी ड्यूटी बनती है कि अगर इनके सामने कोई केस आता है तो ये भी रिपोर्ट करें, है ना। तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन बेस्ड इंपॉर्टेंट है, मीन्स यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, अंदर से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया और होटल, सभी अपना माइक म्यूट करें। एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया और होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall on coming across any material or object which is sexually exploitive of the child, including pornographic, sexually related, or making obscene representation of a child or children, through the use of any medium, shall provide such information to the SGPU or the local police as the case may be। तो इन्होंने क्या कह दिया, कोई भी मीडिया, कोई भी होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज, किसी भी नाम से जाने जाने वाली, इनके यहाँ कितने भी वर्कर जो है काम करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनके सामने या इनके पास कोई ऐसा मटेरियल या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जो जिसमें क्या इन्वॉल्व है, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मटेरियल है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, उसकी कोई पोर्नोग्राफिक, कोई सेक्सुअली रिलेटेड या ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन बच्चे का दिखाया गया, ऐसा कोई मटेरियल या ऑब्जेक्ट इनके पास आ जाता है कहीं से, तो इनकी ड्यूटी बनती है, ऐसा नहीं कि आ गया तो इन्हें चुपचाप साइड में रख दिया। नहीं भाई, अगर आपके सामने ऐसा कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट आया है तो आपको तुरंत उसकी सूचना किसको देनी है, एसडीपीयू या लोकल पुलिस को देनी, कि सर देखिए ये मैगजीन आई हमारे यहाँ, इसमें बच्चों को बच्चों की पोर्नोग्राफिक चीजें बताई गई है, बच्चों को ऑब्सीन तरीके से दिखाया गया है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन दिखाया गया है, तो कोई मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई सीडी, कोई मैगजीन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन लोगों के पास इस तरीके की कोई चीज आती तो इनकी क्या ड्यूटी है, इनकी ऑब्लिगेशन है कि ये रिपोर्ट करें ऐसी चीज को। रिपोर्ट किसको करना है, वही एसडीपीयू और लोकल पुलिस की। ठीक है, तो सेक्शन 20 जो है, याद रखना, मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस सेक्शन में ये बताया गया है, ठीक है ना। एसडीपीओ एसडीपीओ नहीं, स्पेशल जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये एसजेपीयू, मैं इसको शॉर्ट में बोल रही हूँ, ओके मैम। जुवेनाइल पुलिस यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए, मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। तो अब सेक्शन 20 को आपको सेक्शन बेस्ड याद रखना है, यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो सेक्शन पूछेंगे कि कौन सी सेक्शन में बताया गया है कि मामले को मीडिया, स्टूडियो और फोटो चित्रण जो है इनकी बाध्यता है रिपोर्ट करने की। 4 ऑप्शन देंगे, आपको टिक करना है सेक्शन 20। ठीक है, तो मीडिया या होटल या लॉज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई कार्य, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, नहीं नाम कुछ भी हो सकता है संस्था का,
उनमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या को दृष्टि में लाए बिना, अब उसमें कितने लोग काम करते, कितने लोग काम नहीं करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ऐसी सामग्री या वस्तु की किसी माध्यम से के उपयोग से जो किसी बालक के लैंगिक शोषण संबंधी है, जिसके अंतर्गत अश्लील साहित्य, लिंग संबंधी या बालक या बालकों का अश्लील प्रदर्शन करना भी है, यथा किसी विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगी। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन है कि आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 21 बात करती है पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड केस। अब अभी तक हमने पढ़ा कि भाई किस किस की ड्यूटी है, रिपोर्ट करना है। आपके सामने कोई मैटर आता है 19 में बता दिया, कोई भी पर्सन, किसी को भी पता चलता है कि अपराध हुआ है, तो क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है। फिर हमने अभी इसमें भी देख लिया सेक्शन में, मीडिया वाली 20 में भी ऑब्लिगेशन है। तो अब देखते क्या है। तो एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 की बात की गई है इसमें, है ना, कि 19 में हमने पढ़ा कि किसी भी पर्सन को इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, तो क्या करना है, 19 के अंतर्गत इंफॉर्मेशन देना है एसडीपीयू को और किसको, लोकल पुलिस को। लेकिन अगर वो व्यक्ति फेल हो जाता है रिपोर्ट करने में, वो नहीं रिपोर्ट करता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस की, और सेक्शन 20 में किसकी बात होता है, मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफ फैसिलिटी, इनको बताना है। अगर ये दोनों सेक्शन के अंतर्गत ये लोग रिपोर्ट करने में फेल हो जाते हैं और वो फेल्स टू रिकॉर्ड such offense under subsection 2 of section 19, या फिर व्यक्ति ने तो रिपोर्ट लिखवाने गया लेकिन सबसेक्शन 19(2) के अंतर्गत जो ऑफिसर्स हैं जिनको वो रिपोर्ट रिकॉर्ड करनी, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनको भी पनिशमेंट की बात बताई गई। तो जिनको रिपोर्ट लिखानी है अगर वो फेल हो जाते हैं, और पुलिस ऑफिसर्स जिनको रिपोर्ट लिखनी है 19(2) के अंतर्गत, वो अगर रिकॉर्ड करने में फेल हो जाते तो दोनों को पनिशमेंट मिलेगी कितनी, they shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। ठीक है, तो सजा कितनी होगी, 6 मंथ तक का कारावास हो सकता है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हिंदी में भी देख लेते हैं इसको एक बार। कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपधारा 1 या 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, या धारा 19 की 2 के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, मीन्स जो रिपोर्ट, या तो रिपोर्ट लिखवाने में आप विफल रहे हो, और जब आप रिपोर्ट लिखवाने गए तो 19(2) के अंतर्गत जो अधिकारी है वो उसको रिकॉर्ड करने में विफल रहे, अभिलिखित करने में विफल रहे, तो दोनों को कितनी सजा मिलेगी, 6 माह तक का या तो कारावास हो सकता है या सिर्फ जुर्माने से भी दंडनीय हो सकता है, या दोनों से, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। अब सबसेक्शन 2 में कंपनी और संस्था की बात कर रहे हैं। किसी कंपनी या किसी संस्था, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, उसका धारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, मीन्स कंपनी है, कोई संस्था है और उसके सबऑर्डिनेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, पता चला कि कोई जो एक एम्प्लॉय है वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध करता है, मीन्स किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है, पता चला, और कंपनी या संस्था ने उस कर्मचारी के बारे में रिपोर्ट नहीं की अगर, तो फिर इनको ज्यादा सजा मिलेगी। वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कंपनी और संस्था अगर अपने अंडर काम करने वाले किसी सबऑर्डिनेट के बारे में जानकारी मिलने पर कि उसने इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध किया, उसकी रिपोर्ट अगर नहीं करते हैं तो कितनी पनिशमेंट है, 1 ईयर और फाइन। ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी or an institution by whatever name called who fails to report the commission of an offense under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and fine। अब subsection 3 में क्या कहा गया है, the provisions of subsection 1 shall not apply to a child under this act। subsection 1 के जो प्रोविजन है वो किसी बालक पर अप्लाई नहीं होंगे, मीन्स हमने 19 में पढ़ा है ना कि किसी व्यक्ति या बच्चे को भी अगर जानकारी होती है कि कोई ऑफेंस होने वाला है तो वो भी रिपोर्ट करेगा, तो लेकिन यहाँ पर बच्चे को छूट देगी, जिसकी एज, बच्चा मीन इस एक्ट के तहत जिसकी एज 18 वर्ष से कम है। तो अगर 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है और उसको जानकारी मिलती है
कि इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस हो रहा है और 19(1) में कहा गया है कि वो भी करवाएगा रिपोर्ट, अगर वो फेल हो जाता है तो उसको छूट प्राप्त है, नहीं तो उसको सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि वो बालक है। ठीक है, तो इस उपधारा 1 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे। अगर बालक जो है 91 के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं दर्ज कराता है, 20 के अंतर नहीं कराता है, तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ठीक, सिर्फ एडल्ट को मिलेगी। तो ये होती है आपकी सेक्शन 21। आई थिंक क्लियर हो गई होगी सभी को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 22 पर। ये देखिए अब सेक्शन 22 बात करिए पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कि यदि कोई मिथ्या सूचना देता है या मिथ्या परिवाद करता है तो उसको कितनी सजा है। तो देखिए एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन in respect of an offense committed under section 3579 solely with the intention to humiliate, extort, threaten or defame him shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। मीन्स कोई भी पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए कर रहा है, कुल मिलाकर काम वो उसको ह्यूमिलिएट करना चाहता है, एक्सटॉर्ट करना चाहता है, थ्रेटन करना चाहता है, उसको डिफेम करना चाहता है। इस कारण उसने उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स रिपोर्ट जो है कर दी है। क्या की उस व्यक्ति ने इस एक्ट की कौन कौन सी सेक्शन के अंतर्गत अपराध किया, 3 के अंतर्गत यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 5 के अंतर्गत एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 7 के अंतर्गत सेक्सुअल असॉल्ट, 9 के अंतर्गत है ना सेक्सुअल हरासमेंट। ये सारी जो है उसने अपराध किए, लेकिन झूठा जो है उसने कंप्लेंट फॉल्स कंप्लेंट की और फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है। तो कितनी सजा मिलेगी? 6 मंथ या फाइन हो सकता है अकेला या दोनों हो सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 7, 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने के आशय से, उद्योपित करने के आशय से, धमकाने के आशय से या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से जो 6 माह तक का हो सकेगा और जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। ठीक, अब देखते सेक्शन 2, जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया जाता है। अब बालक द्वारा देखिए, अभी ये नॉर्मल प्रोसीजर बता दिया उन्होंने, कोई व्यक्ति मीन्स यहाँ पर सब आ गए। यहाँ पर है बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यानी कि बालक के लिए अलग से उन्होंने सेक्शन 2 में सेक्शन 1 का क्या होगा, ये एक टाइप से अपवाद हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति था, जब कोई व्यक्ति होता है सब, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, सेक्शन 2 में इस चीज को क्लियर कर दिया कि अगर कोई चाइल्ड जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स कंप्लेंट करता है, चाइल्ड यानी कि 18 ईयर से कम जिसकी एज है, तो उस पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। मीन्स उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 22। So where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child। ठीक, अब है सेक्शन 3, whoever not being a child makes a false complaint or provide false information against child। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो व्यक्ति जो है चाइल्ड नहीं है, कोई एडल्ट है, वो किसी चाइल्ड के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहा है, फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके अगेंस्ट? चाइल्ड के अगेंस्ट, नोइंग इट टू बी फॉल्स, ये जानते हुए कि वो फॉल्स ही है, thereby victimizing such child in any of the offenses अंडर दिस एक्ट। मीन्स वो इसलिए कर रहा है कि वो बच्चे को ही फंसा दे कि बच्चे ने ही अपराध किया है ना, उसको विक्टिम बना दे। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो 1 साल तक के उसको इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा, 1 साल तक की कारावास हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो देखिए ऊपर जो सेक्शन 1 है वहां पे फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स कंप्लेंट जो की जा रही है मतलब एडल्ट के ऊपर की जा रही है, और सबसेक्शन 3 में एडल्ट पर्सन फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी चाइल्ड पे लगा रहा है। ठीक, तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जो कोई बालक नहीं होते हुए किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा, जिसके द्वारा ऐसा बालक
इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित हो वह ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाए। ठीक, ध्यान रखना सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में कोई भी व्यक्ति किसी एडल्ट पर्सन पे फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन लगाता है तो 6 मंथ की पनिशमेंट है या जुर्माना या दोनों की। और सबसेक्शन 3 में कोई एडल्ट पर्सन किसी बालक के अगेंस्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है तो सजा भी बढ़ जाएगी 1 वर्ष की या जुर्माना या दोनों। और सबसेक्शन 2 में अगर कोई बालक फॉल्स इंफॉर्मेशन और फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक, ये होती है आपकी सेक्शन 22 कंप्लीट। अब देखिए लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, प्रोसीजर फॉर मीडिया। ठीक है, अब भाई मीडिया है, मीडिया का काम है, आपको पता है मीडिया का काम है कोई भी न्यूज मिली और उसको उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मीडिया पे रोक लगाई गई है क्यों? क्योंकि ये बच्चों का मामला है, संवेदनशील मामला है। अगर किसी बच्चे के खिलाफ कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया तो आप उसको ओपनली नहीं दिखा सकते। तो इसलिए यहाँ पर सेक्शन 23 में मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। ठीक, क्या कहा गया है देखिए, नो पर्सन shall make any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facility without having complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी ख्याति का हनन या उसकी निजता का उल्लंघन होना प्रभावित होता हो। तो अगर बच्चे के बारे में अगर आपके पास जब तक अधिप्रमाणित सूचना नहीं है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक आप किसी भी प्रकार की मीडिया स्टूडियो के माध्यम से उसके बारे में कोई खबर नहीं छापेंगे, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे ताकि उसकी ख्याति का हनन हो या उसकी प्राइवेसी का क्या हो उल्लंघन, क्योंकि वो अभी चाइल्ड है, उसके सामने उसका पूरा भविष्य पड़ा है। तो बिना ऑथेंटिसिटी के आप कोई भी ऐसा पब्लिकेशन या रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है? सबसेक्शन 2 में कहा गया है नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया shall disclose the identity of a child, including his name, address, photograph, family details, school, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclose of identity of the child। ठीक है, क्या कहा गया है सबसेक्शन 2 में? सबसेक्शन 2 में कहा गया है किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट बालक की पहचान को जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटो चित्र, परिवार का ब्यौरा, विद्यालय, पड़ोस या कोई अन्य विशिष्टियां भी हैं जिनसे बालक की पहचान उजागर हो या प्रकट होती हो, प्रकट नहीं करेगा। तो अगर मीडिया में रिपोर्ट की भी जाती है तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए किसी तरीके से, है ना, बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। लेकिन ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञा कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है। तो नॉर्मल प्रोसीजर तो ये है कि किसी भी प्रकार से बच्चे की आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं की जाएगी जिसके खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है। लेकिन अगर जो विशेष न्यायालय है उसको लगता है, उसकी राय कि बच्चे के हित में है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना, तो वो परमिशन दे सकता है। ठीक, प्रोविजो में ये कहा गया है। क्या कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द स्पेशल कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस अंडर द एक्ट मे परमिट सच डिस्क्लोजर if in its opinion such disclosure is in the interest of the child। अगर इंटरेस्ट के चाइल्ड में उनको लगता है कि डिस्क्लोजर आइडेंटिटी की जा सकती, डिस्क्लोज की जा सकती, तो स्पेशल कोर्ट जो है जो कॉम्पिटेंट है ऐसे मैटर को सुनने की वो परमिशन देती है। ठीक, अब है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में क्या है? द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज शैल बी ज्वाइंटली एंड सीवियरली लायबल फॉर द एक्ट एंड omissions of his employee। अब जो
पब्लिशर है मीडिया हाउस के या ओनर है मीडिया हाउस स्टूडियो वगैरह के, और उनके जो एम्प्लॉइज है उन्होंने कोई खबर छाप दी या वो कुछ कर दे, तो उसके लिए भाई ऐसा नहीं हो कि वो एम्प्लॉय ही लायबल होगा, तो वो ज्वाइंटली भी लायबल हो सकते हैं सब मिलजुल कर, या सेवरली भी हो सकते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत एप्लीकेबल हो गया, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल लायबिलिटी। कि अगर प्रिंसिपल लायबिलिटी क्या होती है कि अगर मेरे अंडर काम करने वाला कोई व्यक्ति कुछ एक्ट करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसके लिए हम लायबल होंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि आपके संस्थान के द्वारा अगर कोई क्राइम किया गया है तो आपको पता होगा, उसकी जानकारी होगी, तो इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व दायित्व का सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर यही जो है प्रिंसिपल्स लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल है कि मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या जो स्वामी है वो संयुक्त रूप से या पृथक रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों या लोगों के लिए दायित्व अधीन होगा। मीन्स एम्प्लॉय ने काम कर दी तो ये कह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटा सकते, यार सर हमें तो ये जो है एम्प्लॉय ने किया, हमारे इसमें क्या मीन्स गलती है, नहीं। एम्प्लॉय आपके अंडर काम करने वाला अगर उसने कोई पब्लिकेशन किया है तो आपके नॉलेज में तो होगा ही। अब ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारे नॉलेज में नहीं था और हमने अपने यहाँ पे रूल्स बनाकर रखे, सबको बताकर रखा है कि भाई ऐसा ऐसा एक्ट है, एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है, तो हमें इस तरीके की कोई सूचनाएं उजागर नहीं करनी है, किसी बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, लेकिन सर पता नहीं कैसे इन्होंने कर दिया, हमने पूरा ड्यू केयर एंड अटेंशन करा था। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो फिर एक अलग मैटर हो जाएगा, है ना। अब क्या है सेक्शन 4 में, कोई व्यक्ति जो धारा 1-2 के बंधु का उल्लंघन करता है, धारा 1-2 यानी कि यहाँ पे आपको किसी बच्चे के बारे में जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं है उसके बारे में कोई टिकट टिप्पणी नहीं करनी है और यहाँ पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, लेकिन अब इसका कोई उल्लंघन करेगा तो फिर उसको मिलेगा दंड। कितना, किसी भांति के कारावास की इसकी अवधि 6 माह तक की, 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, इम्प्रिजनमेंट अकेला भी हो सकता है, फाइन अकेला भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। जब इम्प्रिजनमेंट होगा तो 6 मंथ से कम का तो होगा ही नहीं, 6 मंथ तो देना ही देना है, और मैक्सिमम 1 साल तक का हो सकता है, ठीक है। तो सबसेक्शन 4 में पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन कॉन्ट्रवेंट करता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year or with fine or with both, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेक्शन 23 कंप्लीट। तो हमारा जो चैप्टर 5 है इसका वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 5 जो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक की, वो लेक्चर सीरीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि जैन पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉक्सो एक्ट की, उसमें से आपको सारे लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों में से जिसने भी नहीं देखा है और आपको देखना है प्रीवियस क्लासेस, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, सभी को क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।